हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस के लेक्चर्स। हमने साइंस एक्शन प्लान में बात करी थी कि हम उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलग अलग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, वो भी टू द पॉइंट। मतलब जो भी आपके पेपर के लिए रेलेवेंट चीज़ें हैं हम वो सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। और हम इसमें मतलब ऐसे कवर करने वाले हैं कि कुछ ही लेक्चर्स में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम अपने फिजिक्स सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स कवर करेंगे। फिजिक्स सब्जेक्ट में सबसे पहले आज हम जो कवर करेंगे वो है मोशन, फोर्स। मोशन में हम लॉज ऑफ मोशन कवर करेंगे, फोर्स देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्सेस देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो से। शुरू करने से पहले जिसने भी O2IS एकेडमी की ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं करी है वो गूगल प्ले स्टोर में जाके O2IS एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी बच्चे स्टेट PCS और UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो ऐप है बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं। उन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। जैसे NT की सारथी सीरीज है, आपको वो वाला कोर्स भी यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी आपके NT सारथी सीरीज के लेक्चर्स यूट्यूब पे हो रहे हैं उसकी जो PDFs हैं वो सारी आपको यूट्यूब O2IS एकेडमी की ऐप पर मिल जाएंगी। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर से। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोशन क्या होता है। देखो, मोशन एक ऐसी चीज है, अगर एक बॉडी, ठीक है, अगर एक बॉडी ने एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर लिया, मतलब अपनी जगह चेंज कर ली। जगह क्यों चेंज करी? क्योंकि वो बॉडी अपने अंदर एक मूवमेंट लेकर आई थी, तो उस मूवमेंट को हम मोशन कहते हैं। फिजिक्स में अगर कोई भी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करी है तो इसको हम कहते हैं कि वो बॉडी एक मोशन में है। ठीक है, तो मोशन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, ठीक है। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। अगर एक बॉडी ने मूवमेंट करनी है तो वो डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, डिस्टेंस कवर करेगा और कितने टाइम में कवर करेगा। ठीक है, अगर हम मूवमेंट देख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि एक बॉडी ने कुछ डिस्टेंस कवर करना है और कितने टाइम में कवर करना है। अगर ये बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे। अगर मैं बोलूं कि आप मान लो कार में जा रहे हो तो आपने पहले 5 मिनट में 1 किलोमीटर, यू कैन से चलो 4 किलोमीटर, अगर आपने पहले 5 मिनट में 4 किलोमीटर कवर किया तो नेक्स्ट 5 मिनट में भी आप 4 किलोमीटर ही कवर कर रहे हो। ठीक है, उससे नेक्स्ट 5 मिनट में भी आपने 4 किलोमीटर कवर करना है। तो उस टाइम पे मैं बोलूंगी कि ये जो बॉडी है, ये जो कार है, वो अपनी यूनिफॉर्म मोशन में है। मतलब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। ठीक है, 5 मिनट में 4 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में 4 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में उसने 4 किलोमीटर, मतलब कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी स्ट्रेट लाइन में जा रही है विद स्टेडी स्पीड, मतलब उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही। अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की है तो थ्रू आउट उसकी जर्नी वो 5 किलोमीटर पर आवर ही रहने वाली है। अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, इसका मतलब आपने पहले 1 किलोमीटर तो आपकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर थी, उसके नेक्स्ट किलोमीटर पे आपने देखा कि कोई ट्रैफिक नहीं है तो आपने स्पीड को बढ़ा दिया। तो मान लो आपने स्पीड कर दी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि GT रोड आ गई है, हाईवे आ गया, तो उस टाइम पे आपने स्पीड कर दी अपनी 110 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स आप हर एक टाइम पे अपनी स्पीड को चेंज कर रहे हो। इसका मतलब आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है मतलब आप हर एक टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो। पहले 5 मिनट में आपने 1 किलोमीटर कवर कर लिया था, अगले 5 मिनट में आपने 3 किलोमीटर कवर कर लिया। इसका मतलब आप कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो आपका डिफाइंड नहीं है। तो उस टाइम पे हम बोलेंगे कि ये जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो मतलब कि मूवमेंट ऑफ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद वेरिएबल स्पीड, मतलब अलग अलग स्पीड से ये बॉडी जा रही है। ठीक है, तो जो यूनिफॉर्म मोशन है इस पे लिखा है इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, बिल्कुल सही।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब पहले 5 मिनट में उसने 2 किलोमीटर कवर किया, अगले 5 मिनट में उसने 3 किलोमीटर कवर किया, मतलब टाइम इंटरवल इक्वल है लेकिन जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन इज सिमिलर टू एक्चुअल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है और वो थ्रू आउट इसी स्पीड पे जा रही है तो यूनिफॉर्म मोशन की जो स्पीड है वो उसकी एक्चुअल स्पीड के बराबर हो गई। लेकिन अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं उसमें जो एक्चुअल स्पीड है वो उसकी जो जिस स्पीड से वो जा रहा है उसकी स्पीड दोनों अलग अलग होती है। वो क्यों? देखो, अगर एक बॉडी ने पहले 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई, वो फिर उसके बाद उसने क्या किया, अपनी स्पीड चेंज करके वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने लगी, तो दैट मीन्स पहले 5 किलोमीटर था और उसके बाद हो गया 10 किलोमीटर। तो अगर मैं इसकी एवरेज स्पीड निकालूंगी तो इसकी एवरेज स्पीड कहीं आसपास 7.5 किलोमीटर पर आवर आएगी। तो दैट मीन्स जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है उसकी जो एक्चुअल स्पीड थी वो अलग है और उसकी जो एवरेज स्पीड आई है वो अलग है। ठीक है, तो ये हो गया कि डिफरेंट एक्चुअल स्पीड डिफरेंट है ऑब्जेक्ट की और जिस स्पीड से वो जा रहा है वो डिफरेंट है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है वो 0 होती है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि हर एक टाइम पे आप अपनी स्पीड को चेंज कर रहे हो। अगर मैं लेमैन्स लैंग्वेज में बात करूं कि अपनी स्पीड को आप वेरी कर रहे हो, उसको कहते हैं हम कि ये बॉडी एक्सेलरेटेड है। 0 एक्सेलरेशन मतलब क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो उसकी स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वाले में उसकी स्पीड क्योंकि बार बार चेंज हो रही है तो दैट मीन्स इसका नॉन जीरो एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये तो था हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी क्या यूनिट्स हैं। तो देखते हैं, मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। आपने ए से बी पॉइंट पे जाना था, एक तो डिस्टेंस आपने ये ट्रैवल किया जो बड़े वाला डिस्टेंस था। ठीक है, तो मान लो ये पूरा जो डिस्टेंस है आपने ये पूरा जो ट्रैवल किया वो 10 किलोमीटर था, लेकिन ए से जो सबसे शॉर्टकट वाला रास्ता था वो था इसका 5 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस तो हो गया कि जो आपने एक्चुअल पाथ कवर किया है वो कितना है। ठीक है, तो वो है 10 किलोमीटर। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है कि इन दो पॉइंट्स का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है। तो इन दो पॉइंट्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। ठीक है, ओके, तो डिस्टेंस क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये इसने एक्चुअल पाथ कवर किया था। ठीक है, तो ये इसका डिस्टेंस हो गया, लेकिन उन दो पॉइंट्स में एक्चुअल डिस्टेंस था कितना, तो वो है इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल का मतलब होता है जहां से आपने शुरू किया है, इनिशियल का मतलब होता है जहां से आपने अपनी मूवमेंट शुरू की है, और फाइनल का मतलब होता है जहां आप लास्ट में पहुंच गए हो। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या फर्क है, देखो, जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना उसका होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, अब पहले बता देती हूं मैं इसका क्या क्या होता है। उसका होता है मैग्नीट्यूड और यूनिट। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होती है, प्लस उसकी डायरेक्शन भी होती है। अब बोलोगे क्या, इसका क्या एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपका वेट पूछा तो आपका वेट है 60 केजीज मान लो। ठीक है, 60 केजीज आपका वेट है तो इसमें जो मैग्नीट्यूड है वो है 60 और इसकी जो यूनिट है वो है किलोग्राम। ठीक है, लेकिन मैंने यहां पे कुछ ऐसा तो नहीं दिया कि 60 केजीज इन द नॉर्थ, 60 केजीज इन द साउथ, तो मैंने कोई डायरेक्शन नहीं बताई। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है, ये जो मास है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी आएगा, यूनिट भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने पूछा कि आपकी वेलोसिटी कितनी है, आपकी वेलोसिटी कितनी है, किस स्पीड से ये बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मेरी वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है, मैं जा रहा हूं नॉर्थ डायरेक्शन में। तो आपने मैग्नीट्यूड भी दे दिया, यूनिट भी दे दी और आपने डायरेक्शन भी दे दी।
ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो और डायरेक्शन हो, ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो आपको वहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि आइडेंटिफाई करो इसमें से कौन कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। आपने उसमें से वैसी क्वांटिटीज देखनी है जिनका मैग्नीट्यूड और यूनिट हो और उसमें कोई डायरेक्शन देने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, जैसे मास हो गया आपका, मास 60 kg, हम इसके साथ डायरेक्शन मेंशन नहीं करते, तो दैट मींस दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो मैंने बोला कि मैंने एक्चुअल जो पाथ कवर किया था वो 10 किलोमीटर था। मैंने इसके साथ ये डिफाइन नहीं किया कि मैंने एक्चुअल पाथ कहां से कहां कवर किया। पहले मैं नॉर्थ डायरेक्शन में थी, उसके बाद मैं साउथ डायरेक्शन में चली गई, मतलब मैंने डायरेक्शन नहीं बताई। ठीक है, अगर वही मैं यहाँ पे डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ अपनी डायरेक्शन भी बता दूं कि द बी पॉइंट इज इन द साउथ वर्ड्स ऑफ द ए, तो इसका मतलब मैंने उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दिया कि ये 5 किलोमीटर है, और मैंने ये भी बता दिया कि जो बी है वो ए के साउथ में लाई करता है। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। क्यों? अगर आपने एक जगह से आप मूव करे और दूसरी जगह पहुंच गए, तो क्या आप ये बोलोगे कि मैंने तो कोई डिस्टेंस ही नहीं ट्रेवल किया? आपने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया ना। तो इसीलिए आप बोलोगे कि मैंने यहां से, जब मैं यहां गया तो मैंने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया। मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया। तो जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर मान लो आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, ठीक है, आपने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लो 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो इस टाइम पे आपका जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव में है। ठीक है, अगर आप मूव ही नहीं करे, आप ए पॉइंट पे थे और आप रेस्ट पे हो, आप ए पॉइंट पे ही हो अभी भी, 5 मिनट बाद भी आप ए पॉइंट पे हो, 10 मिनट बाद भी आप ए पॉइंट पे हो, मतलब आपने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, तो इसका मतलब डिस्टेंस आपका जीरो है। तो डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो आपका जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। इसको कैसे समझते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट से समझते हैं एक बार। ठीक है, कैसे? मान लो आप ए पॉइंट पे थे और आप ए पॉइंट से आपने 1 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ मूव करे आप। ठीक है, 1 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ मूव करें, तो मैं बोलूंगी कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो +1 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन अगर आप ए पॉइंट से 1 किलोमीटर साउथ के टूवर्ड्स मूव करें, तो इस टाइम पे मैं बोलूंगी कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो -1 किलोमीटर है। कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव है यहाँ पे, वो हमने इस तरह से डिफाइन किया है कि जो इसकी डायरेक्शन है वो उल्टी है। ठीक है, पहले नॉर्थ में जा रहे थे इसीलिए उसको पॉजिटिव ले लिया, अब साउथ में जा रहे हैं तो इसीलिए हम उसको नेगेटिव ले रहे हैं। मतलब अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे तो उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव आएगी। लेकिन क्योंकि हम डिस्टेंस में डायरेक्शन तो देखते ही नहीं है, तो इसीलिए जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं ए और बी पॉइंट की, ए और बी पॉइंट की, तो डिस्टेंस हम बोल रहे हैं कि पाथ ट्रेवल्ड है, तो पाथ इसका 10 किलोमीटर भी हो सकता है अगर मैं यहां से ट्रेवल करूं। अगर मैं यहां से ट्रेवल करूं तो मान लो 7 किलोमीटर भी हो सकता है, और अगर मैं सीधा यहां से जाऊं तो ये 5 किलोमीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसका, तो वो हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, कैसे? ए और बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, तो हमेशा इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहां से 5 किलोमीटर ही रहेगी, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट यही वाला पाथ है। तो इसीलिए दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा सेम ही रहेगा। डिस्टेंस की तरह वो अलग अलग पॉइंट्स, सेम पॉइंट्स के लिए अलग अलग नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया कवर। उसके बाद हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। तो हमने जब छोटी क्लासेस में पढ़ा था तो हम पढ़ते थे कि जो स्पीड है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो मतलब हमने कितना डिस्टेंस कवर किया कितने इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे मैं आपको बता रही थी कि मान लो 1 किलोमीटर आपने कवर किया 2 मिनट में। ठीक है, 2 मिनट में आपने 1 किलोमीटर कवर कर लिया, तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी होएगी? 1 किलोमीटर अपॉन, नीचे हम सेकंड्स में लेते हैं तो 2 × 60 सेकंड्स। ठीक है, ये भी अगर हम मीटर में लें तो 1 किलोमीटर तो हो गया 1 × 1000 मीटर्स हो गया।
ठीक है, तो ये आ जाएगी इसकी स्पीड। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी में भी हम ऊपर आपकी डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम स्पीड में ऊपर डिस्टेंस ले रहे हैं, ऐसे वेलोसिटी में हम लेते हैं कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है कितने इंटरवल ऑफ टाइम में। अब डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है कि क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट ओवर अ टाइम इंटरवल, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको हम कहते हैं स्पीड। वेलोसिटी क्या होती है? बस डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। ठीक है, अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आ गया तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की क्या होती थी? मैग्नीट्यूड भी होता था, यूनिट भी होती थी और डायरेक्शन भी होती थी। तो दैट मींस ये क्या हुई? ये हुई एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और वहीं पे अगर यहाँ पे डिस्टेंस आ गया तो डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होती है, तो इसीलिए इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये होगी एक स्केलर क्वांटिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीड और वेलोसिटी में स्केलर क्वांटिटी कौन सी है और वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जो स्पीड होता है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर है। ऐसे ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से डिस्टेंस इज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि हम डायरेक्शन ले ही नहीं रहे, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए चाहे सेम डायरेक्शन में जाए तो हम उसको कंसीडर कर ही नहीं रहे, तो इसीलिए जो स्पीड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर आप चले हो किसी टाइम इंटरवल में तो आपकी कोई ना कोई स्पीड रही होगी। अगर आप चले ही नहीं, एक पॉइंट पे ही थे पहले भी, 5 मिनट बाद भी एक ही पॉइंट पे हो, तो इसका मतलब आप रेस्ट पे हो, आपकी स्पीड 0 है। तो दैट मीन्स स्पीड 0 हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी में क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट में आप देखते हो डायरेक्शन, इसीलिए आपकी जो वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन देख रहे हैं, तो इसीलिए जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, ओके, तो स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे ही वेलोसिटी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं दोनों की एसआई यूनिट्स की बात करूं, मैं आपको एसआई यूनिट्स के बारे में भी बताऊंगी कि कौन कौन सी एसआई यूनिट है। फिलहाल के लिए देख लो कि जो डिस्टेंस है उसको हम मेजर करते हैं या तो किलोमीटर में या फिर मीटर में, लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम है वहां पे मीटर को स्टैंडर्ड लिया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम डिस्टेंस को कवर करेंगे मीटर्स में, और टाइम के लिए जो स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो हर जगह सेम ही है वो है सेकेंड्स। तो ऐसा यूनिट होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम की होगी मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट भी तो हम मीटर में कवर करते हैं ना, मेजर करते हैं, तो इसीलिए ये होगी मीटर पर सेकेंड। दोनों की जो एसआई यूनिट्स हैं वो सेम ही होगी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन की। देखो, मान लो एक कार है, ठीक है, ये कार है, ये कार किसी स्पीड से मूव कर रही है, मान लो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। 10 मिनट बाद भी ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही थी, फिर आपने जब 20 मिनट बाद देखा फिर भी ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा रही है। उसके 10 मिनट बाद मतलब 30 मिनट्स के बाद देखा जब आपने, तब भी ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। इसका मतलब ये जो कार है वो अपनी स्टेडी स्पीड में है। किस में है? स्टेडी स्पीड। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये अपनी यूनिफॉर्म स्पीड में है, मतलब इसकी जो स्पीड है वो हमेशा सेम रह रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि पहले 10 मिनट में इस कार की स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, जब मैंने 10 मिनट बाद देखा, मतलब 20 मिनट बाद जब मैंने देखा इसको, तो इसकी जो स्पीड है अब होगी 30 किलोमीटर पर आवर। फिर मैंने आधे घंटे बाद देखा तो अब इसकी जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहुंची हुई है। दैट मीन्स ये जो गाड़ी है वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रही है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद इंक्रीज करती जा रही है। इसका मतलब ये जो गाड़ी है वो एक्सेलरेट कर रही है। क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। हम बोलते हैं ना कि गाड़ी में एक्सेलरेटर लगा होता है, जो स्पीड वाला वो होता है, हम उसको एक्सेलरेटर ही बोलते हैं। दैट मीन्स अगर आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हो, दैट मीन्स आप अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हो। अगर एक बॉडी, दोबारा से सुनो, अगर एक बॉडी कोई स्पीड अपनी इंक्रीज करती जा रही है, ये नहीं देख रही कि मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हूँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, बस अपनी स्पीड इंक्रीज करते जा रही हूँ उस हिसाब से कि आसपास कोई ट्रैफिक नहीं है, मैं अपनी स्पीड इंक्रीज करती हूँ, दैट मीन्स वो गाड़ी जो है वो एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब जो वेलोसिटी है
वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी, ठीक है, उसमें हम डायरेक्शन देख रहे थे, ठीक है। जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है पहले कितनी वेलोसिटी थी, मान लो जब आप रेस्ट पे थे तो 0 किलोमीटर पर आवर थी, और अभी आप जा रहे हो तो आपकी जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी हुआ, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 100 किलोमीटर और पर आवर, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। मतलब जो अभी आपकी स्पीड है उसमें से जब आपने शुरू किया था उस स्पीड को माइनस करके तो वो आएगा चेंज इन वेलोसिटी। और कितने टाइम में आप 100 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गए, मान लो 30 मिनट्स में, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। अब डिसेलरेशन क्या होती है, डिसेलरेशन का फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा, बस फर्क इतना है कि यहां पे आप अपनी जो गाड़ी है उसकी स्पीड इंक्रीज कर रहे थे, डिसेलरेशन में आप अपनी गाड़ी की स्पीड को डिक्रीज करोगे, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। तो देखते हैं एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम में आपकी वेलोसिटी चेंज हुई है। आपने शुरू किया था 0 किलोमीटर पर आवर से और अब आपकी जो गाड़ी है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ 100 माइनस 0, और कितने टाइम इंटरवल में ये हुआ, ठीक है। डिसेलरेशन क्या है, ये भी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ही होगा। ऑफ कोर्स वेलोसिटी पहले मान लो आपकी 100 किलोमीटर पर आवर थी और अल्टीमेटली आपने गाड़ी अपनी आके रेस्ट पे खड़ा दी, 0 किलोमीटर पर आवर होगी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होएगा आपका, फाइनल वेलोसिटी मतलब 0 किलोमीटर पर आवर माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब 100 किलोमीटर पर आवर। पहले आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पे थी, तो यहाँ पे आपका जो साइन है वो नेगेटिव आ जाएगा, है ना। 0 में से 100 माइनस करोगे तो नेगेटिव का साइन ही तो आएगा, तो इसीलिए जो डिसेलरेशन होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। लेकिन एक्सेलरेशन में हम अपनी स्पीड हमेशा इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इनिशियल वेलोसिटी, तो इसीलिए जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन में जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज करती रहती है, अभी बताया कि उसकी जो स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन इंक्रीज करती जा रही है, डिसेलरेशन में आपकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन में जो आपकी u होती है, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जहां से आपने शुरू किया, तो आप रेस्ट से ही शुरू करते हो ना हमेशा, तो इसीलिए आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमेशा 0 होगी और फाइनल वेलोसिटी 0 से ऑफ कोर्स ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं डिसेलरेशन की बात करूं तो अल्टीमेटली तो आपकी गाड़ी आके रुकेगी ना, तो दैट मीन्स आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो होगी 0, ठीक है। आपकी इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी इन डिसेलरेशन। तो मैंने क्या बोला कि आपकी जो डिसेलरेशन है उसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट विल बी ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और एक्सेलरेशन में आपकी फाइनल वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि आपने 10 मिनट में अगर 5 किलोमीटर ट्रेवल किया तो अगले 10 मिनट में भी आप 5 किलोमीटर ही कर रहे हो, उससे अगले 10 मिनट में भी आपने 5 किलोमीटर ही ट्रेवल किया, तो इसका मतलब आप यूनिफॉर्म मोशन में हो। अगर मैं बोलूं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, इसका मतलब आप अगर एक डायरेक्शन में जा रहे थे तो अभी भी आप एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, नेक्स्ट 5 किलोमीटर भी आपने सेम ही डायरेक्शन में कवर किए, इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, दैट मीन्स आपकी जो मोशन है वो एक सर्कल में है, आपने जो पाथ ट्रेवल करना है वो सर्कुलर पाथ है। अगर आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, मान लो आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो और आपने 5 मिनट बाद भी आपकी 5 किलोमीटर पर आवर है और 5 मिनट बाद भी आपकी 5 किलोमीटर पर आवर है और आप सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हो, मतलब एक सर्कल में मूव कर रहे हो आप, तो दैट मीन्स आपकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पे यही हो गया कि हमने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, ओके।
जो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में है, डायरेक्शन ऑफ मोशन फिक्स्ड है, मतलब एक ही डायरेक्शन में आप चलते रहोगे, तभी तो लीनियर है। लीनियर का मतलब होता है एक सीधी लाइन। लीनियर का मतलब क्या होता है? एक सीधी लाइन। और सर्कुलर का मतलब होता है कि आप एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो, गोल धारे पे मूव कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं तो आपकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। आप कहोगे मैं तो सर्कल में मूव कर रहा हूं और अभी भी सर्कल में ही मूव कर रहा हूं, तो मेरी तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। लेकिन आपने ये चीज याद रखनी है कि जब आप एक सर्कल में मूव करते हो तो वहां पे आपकी जो किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन है वो हमेशा टू द टेंजेंट होती है। टेंजेंट का मतलब होता है उस पॉइंट के 90 डिग्री एंगल पे आपकी डायरेक्शन दी जाती है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। अगर आप एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो तो किसी भी पॉइंट पे आपकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा आपके 90 डिग्री एंगल पे ही होगी, मतलब टू द टेंजेंट होगी। तो अगर आप इस पॉइंट पे हो तो आपकी टेंजेंट ये है, अगर इस पॉइंट पे हो तो आपकी टेंजेंट ये है, इस पॉइंट पे तो ये। इन द सेम वे आपकी हर एक पॉइंट पे आपका टेंजेंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब आपकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं होती। ये वन लाइन स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो इसमें हमेशा डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। ओके, अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में, तो सेम स्पीड है, सेम डायरेक्शन है, इसका मतलब कोई स्पीड चेंज नहीं हुई, तो इसका मतलब ये जो बॉडी है वो एक्सेलरेटेड नहीं है, मतलब हर एक टाइम के बाद ये अपनी जो स्पीड है वो चेंज नहीं कर रही है। ओके, तो आप बोलोगे कि सर्कुलर मोशन वाली एक्सेलरेटेड होती है। आप बोलोगे कि अगर मैं इस सर्कल में मूव कर रहा हूं और मेरी स्पीड हमेशा 5 किलोमीटर पर आवर ही है, तब भी क्या मेरी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो एक्सेलरेटेड होएगी? तब भी आपकी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो एक्सेलरेटेड होएगी। वो क्यों? क्योंकि हाँ, यहां पे आपकी हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। आपकी हर एक पॉइंट पे क्या हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हमने एक्सेलरेशन में यही तो बात की थी कि वेलोसिटी चेंज कितनी हो रही है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी क्या होता है? मतलब उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। वेलोसिटी यही तो होता है कि स्पीड विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, मतलब आपकी स्पीड डायरेक्शन के साथ चेंज हो रही है। अगर स्पीड कांस्टेंट भी रहे लेकिन डायरेक्शन चेंज होती रहे तो दैट मींस वेलोसिटी भी चेंज होगी, दैट मींस ये बॉडी एक्सेलरेटेड है। तो इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चाहे स्पीड कांस्टेंट है लेकिन आपकी जो बॉडी है वो एक्सेलरेटेड ही होगी। वो इसलिए क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में जो एग्जांपल है, मान लो एक कार 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक सीधी सड़क पे जा रही है, तो ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो गया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है कि जो अर्थ है वो सन के आसपास घूम रही है, तो एक सर्कुलर मोशन में घूम रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल। क्योंकि अर्थ सेम स्पीड से घूम रही है, स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि सर्कल में है तो उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो इसीलिए जो अर्थ है उसकी एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स की। अब सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? मान लो आप एक सर्कल में मूव कर रहे हो, ठीक है, आप राउंड अबाउट पे हो, सर्कल में मूव कर रहे हो, तो जो फोर्स आपके इनवर्ड्स लगेगी, आप सर्कुलर मोशन में जा रहे हो, जो फोर्स आपके इनवर्ड्स लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर, उस फोर्स को मैं कहती हूं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन जो फोर्स आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, मतलब घूमना आपने सर्कल में है, घूमना आपने सर्कल में है, लेकिन जो फोर्स आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट लगेगी, उस फोर्स को मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहती हूं, ठीक है। उस फोर्स को मैंने क्या बोला? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आप बोलोगे कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो तो हमें कभी दिखती ही नहीं है। बिल्कुल हमें दिखती नहीं है, तो इसीलिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक रियल फोर्स नहीं है, वो एक इमेजिनरी फोर्स है,
ठीक है। लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एक रियल फोर्स है, क्योंकि जब हम राउंड अबाउट के आसपास घूमते हैं तो उस तरफ को जब हम मुड़ते हैं तो ये एक रियल में फोर्स अप्लाई की गई है, ठीक है। लेकिन इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी है उसको मैं बोलती हूं कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, जो भी पार्टिकल या जो भी बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है, ठीक है, उसके टुवर्ड्स सेंटर कौन सी फोर्स लग रही है, उसके टुवर्ड सेंटर लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है, वो लग रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हुई, एक पार्टिकल की जो सर्कुलर मोशन में है उसके ऊपर लग रही है, ये दोनों सेम ही बात है। लेकिन दिस इज टुवर्ड्स दी सेंटर, कौन सी वाली, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, टुवर्ड्स सेंटर लग रही है। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है अवे फ्रॉम सेंटर लग रही है। तो ये एक स्यूडो फोर्स है और ये एक रियल फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो जब आप एक सर्कुलर मोशन में मूव करते हो तो उस टाइम पे जो आपकी गाड़ी के टायर पे जो मड लगी होती है, जो भी मिट्टी वगैरह लगी होती है, तो वो हमेशा पीछे की तरफ मूव करती है। जब आपका टायर आगे की तरफ चलता है, जस्ट वेट, जब आपका जो टायर है वो आगे की तरफ चलता है तो आपकी जो मड है वो पीछे की तरफ फ्लाई ऑफ करती है, ठीक है, पीछे की तरफ मिट्टी झाड़ती है वो। तो दैट मीन्स इसको आगे चलने के लिए या इसको सर्कुलर मोशन में मूव करवाने के लिए जो यहाँ पे पीछे को मड फ्लाई हो रही है वो इसीलिए फ्लाई हो रही है क्योंकि यहाँ से ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो रही है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, उसी की वजह से जो मड है टायर्स की वो फ्लाई ऑफ हो रही है। कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसको मैं बोलूंगी कि उसको सेंटर के टुवर्ड्स सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। तो इसके सारे एग्जांपल्स होंगे, जैसे एक प्लैनेट के आसपास एक सैटेलाइट मूव कर रही है, ठीक है, रिवॉल्व कर रही है, तो ये भी इसका एग्जांपल हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का। आई होप आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आ गया होगा। तो उस हिसाब से आपके जो पेपर है उसमें इसका एप्लीकेशन पार्ट पूछा जाता है कि बताओ एक टायर से मड फ्लाई ऑफ कर रही थी, तो बताओ इसमें कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं हम कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के एग्जांपल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या थी, जो अवे फ्रॉम सेंटर लग रही थी, है ना, जो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए अवे फ्रॉम सेंटर लग रही थी उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहे थे, ठीक है। तो इसका क्या एग्जांपल है, जैसे कि जब एक कार राउंड अबाउट के आसपास टर्न लेती है तो उसके जो पैसेंजर्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न होते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल इसका ये हो गया। उसके बाद है वाटर डज नॉट स्पिल इन अ वर्टिकल स्पिन। मान लो ये एक बॉडी है, उसने क्या किया, मान लो ये एक कोई बंदा है, इसने एक रोप के साथ एक बकेट को क्या कर लिया, टाई कर लिया, और उस बकेट में है पानी, ठीक है, उस बकेट में है पानी। अगर इस बकेट को, पानी के साथ वाली जो बकेट को अगर ये ऐसे घुमाना शुरू कर दे, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये बकेट कहाँ पे होएगी, बिल्कुल इसके अबव, है ना, ऐसे होएगी, लेकिन उस टाइम भी इसका जो पानी है वो स्पिल नहीं करेगा। वो इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को जब ये घुमा रहा है तो वो स्ट्रिंग तो इसको कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन ये जो पानी है इस टाइम पे ये जो पानी है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है। क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है इसीलिए पानी यहां से नीचे वाली तरफ नहीं गिरेगा। इस टाइम पे इस पानी की जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने में लग रही है। तो इसीलिए जब बकेट ऊपर भी होगी उस टाइम भी इसका पानी नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आपने ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पेपर में आपके पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अर्थ की, अब बोलोगे अर्थ बिल्कुल गोल नहीं है, वो थोड़ी सी एलिप्सॉइड है। वो एलिप्सॉइड इसीलिए है क्योंकि उसने एक सर्कुलर मोशन में मूव करना है। जब वो सन के आसपास एक सर्कुलर मोशन में मूव करेगी तो इसको इसके आसपास घूमने के लिए यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए अर्थ की जो इक्वेटर वाला रीजन है वो थोड़ा सा फ्लैटन अप हो जाता है, मतलब वो थोड़ा सा ऐसे बल्ज हो जाता है, फ्लैटन नहीं बल्ज हो जाता है, ठीक है। और पोल्स पे से वो क्या हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है, ठीक है। तो अर्थ की जो एलिप्सॉइड शेप है वो इसी वजह से है क्योंकि जो इक्वेटर वाला रीजन है वो क्योंकि सर्कुलर मोशन में अर्थ मूव कर रही है उसकी वजह से उसके इक्वेटर वाला रीजन उस सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने में लग रही है, ठीक है।
तो नेक्स्ट आपका एग्जांपल हो गया बल्जिंग ऑफ अर्थ एट इक्वेटर। बाकी मड फ्लाइंग ऑफ द टायर्स वाला तो मैंने आपको बता ही दिया एग्जांपल, है ना। ओके, नेक्स्ट है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के कुछ एग्जांपल। जो भी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगेगी उसके जो मर्जी एग्जांपल ले लो, वो सारे सेंट्रीपिटल फोर्स में डाल देना आप, ठीक है। जैसे कि एक लड़का है, उसने क्या किया, पहले हम ये गेम खेलते थे ना, एक स्ट्रिंग के साथ एक पत्थर बांध देते थे, फिर उसको वैसे पूरा घुमाते थे, ठीक है, तो वो घूमता रहता था। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर कौन अप्लाई कर रहा है, ये जो स्ट्रिंग है इसमें जो टेंशन क्रिएट हो रही है, ठीक है, ये इस पूरी सर्कुलर मोशन को करने में ये जो स्ट्रिंग है वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल हो गया। ऐसे ही जब एक कार ट्रैवल करेगी सर्कुलर मोशन में, ठीक है, उस टाइम पे भी मैं बोलूंगी कि ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मिल रही है, तभी ये सर्कुलर मोशन में जा रही है। ऐसे ही मून जब रिवॉल्व करेगा अर्थ के आसपास, तब भी उस मून को जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, मान लो ये अर्थ है, इसके आसपास मून मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो इस टाइम पे इस मून को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, वो दे रही है अर्थ की ग्रेविटी, ठीक है। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो ये मून है वो एक ही ऑर्बिट में घूमता जा रहा है, वो हमेशा अपनी ऑर्बिट चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, एक ही ऑर्बिट में घूमता जा रहा है। मान लो अगर ये चेंज करता तो ऐसे तो फिर जो मून है वो ऐसे स्पाइरल करता करता अर्थ में कोलाइड हो जाता, लेकिन मून तो ऐसा नहीं करता, एक ही ऑर्बिट में घूमता रहता है। दैट मीन्स एक कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ के टुवर्ड्स मून को अर्थ के टुवर्ड्स खींच रही है, ठीक है, तो ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। ओके, बाकी जो साइक्लिस्ट है वो जब एक टर्न लेता है, राउंड अबाउट के आसपास टर्न लेता है, तो अपनी बॉडी को वो थोड़ा सा टुवर्ड्स द सेंटर मूव करता है, तो दैट मीन्स वो अपने आप को सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है ताकि वो एक सर्कुलर मोशन को कर सके, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मैंने आपको बताया था कि ऐसी कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो हर जगह पे स्टैंडर्ड यूज होती है। मान लो आप इंडिया में हो, यूएस में हो, तो एक पर्टिकुलर चीज को मेजर करने के लिए इंडिया में भी मास को किलोग्राम में ही मेजर करते हैं और यूएस में भी मास को किलोग्राम में ही मेजर करते हैं, तो दैट मीन्स ये एक स्टैंडर्ड यूनिट होगी। जो भी हम अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में यूज करेंगे यही स्टैंडर्ड लेंगे, ठीक है। तो टाइम को मेजर करने के लिए हम सेकेंड्स लेते हैं, सेकेंड्स में मेजर करते हैं। लेंथ को हम मीटर्स लेंगे एज अ स्टैंडर्ड, मास को हम किलोग्राम लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका उसको एम्पेयर में मेजर करेंगे, टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करेंगे। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि जहां पे भी डिग्री सेल्सियस होगा तो वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, आपकी जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की वो आपने याद रखनी है, वो केल्विन होती है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की कितना सब्सटेंस है वो हम मोल्स में मेजर करते हैं, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की किसकी कितनी इंटेंसिटी है तो वो हम कैंडेला में मेजर करते हैं। आपने ये एज इट इज क्रैम कर लेनी है, ये सारी रट्टा लगा लेनी है ये सारी यूनिट्स को, ठीक है, ये डायरेक्टली पेपर में आता होता है आपके। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम फोर्स के टूवर्ड्स। फोर्स क्या होता है, अगर एक बॉडी को या तो पुश करो या फिर उसको अपने टूवर्ड्स पुल करो, या तो उसको खींचो या फिर उसको धक्का दो, तो इसको हम कहते हैं कि ये फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज पुश और पुल, जिसकी वजह से कुछ होगा उस बॉडी में। जैसे कि मान लो ये एक बॉडी थी, मैंने इसको पुश किया तो इसकी वजह से इसकी जो जगह है, पहले ये ए पे थी अब ये आ गई बी पे, तो इसकी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात है, मान लो कोई चीज रेस्ट पे थी, ठीक है, मैंने उसको धक्का देके मोशन में कर दिया, तो दैट मीन्स इस बॉडी की जो स्टेट है, पहले वो रेस्ट पे थी अब वो मोशन में आ गई, अब इसकी स्टेट चेंज हो गई है। तो फोर्स की वजह से या तो बॉडी की स्टेट चेंज हो सकती है, मतलब पहले रेस्ट पे थी अब मोशन में आ गई है, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। मान लो मैंने इसको धक्का देके यहां से इस तरफ कर दिया, ठीक है, मान लो पहले ये इस डायरेक्शन पे थी तो अब ये मूव कर गई है टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, तो दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, या फिर उस बॉडी की शेप ही चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक बैलून, इस बैलून को मैंने प्रेस किया तो इस बैलून का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका मतलब फोर्स अप्लाई करने की वजह से शेप भी चेंज हो सकती है। तो आपने ये एज इट इज याद रखना है कि फोर्स अप्लाई करने से क्या क्या चीजें चेंज होती हैं। एक तो उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, उसकी शेप चेंज हो सकती है और उसकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है, ठीक है, पोजीशन भी चेंज हो सकती है। ओके, फोर्स का क्या फॉर्मूला है, फोर्स को हम मेजर करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन से, ठीक है। फोर्स को मेजर करने के लिए
उसका जो फॉर्मूला है वो है मास इनटू एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल जो मैं अभी एक बॉक्स का एग्जांपल ले रही थी, अगर आपने यहां से कुछ फोर्स अप्लाई करी, ठीक है, तो दैट मीन्स इस बॉक्स का कुछ ना कुछ मास है, और आपने जब इस बॉक्स को मूव किया तो किसी ना किसी स्पीड से किया होगा। तो इसीलिए फोर्स को मेजर करने के लिए इस बॉक्स का मास भी हम देखेंगे और इसकी कितनी एक्सेलरेशन हुई है, कितनी स्पीड से इसने पर यूनिट टाइम मूव किया है, तो हम इसकी एक्सेलरेशन भी देखेंगे। तो आपने इसका फॉर्मूला याद रखना है कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करूं तो मास को हम स्टैंडर्ड यूनिट में, स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट क्या होती है मास की, किलोग्राम, ठीक है। और एक्सेलरेशन की क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, और वेलोसिटी को हम किस में मेजर करते हैं, वेलोसिटी को हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में, है ना। वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी अभी मैंने समझाई आपको, स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड क्या है आपकी, मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन क्या हुई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपकी जो फोर्स है वो हो जाएगी, एक्सेलरेशन की यूनिट यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसी पूरे को हमने एक पर्टिकुलर यूनिट ले लिया, क्योंकि ये आइजैक न्यूटन ने किया था, तो इसलिए हम इस पूरे को डिनोट करते हैं कि 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स कब होएगी, जब मैंने 1 केजी मास को डिस्प्लेस किया 1 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो 1 न्यूटन का क्या होएगा, 1 न्यूटन होता है कि जब मैंने 1 किलो मास को अपनी जगह से हिलाया, कितनी एक्सेलरेशन से, 1 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूटन। न्यूटन आपने याद रखना है, न्यूटन कैसे हम मेजर करते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फोर्स का कॉमन सिंबल हो गया F, उसकी एसआई यूनिट होगी न्यूटन, उसके जो बेस यूनिट्स हैं वो किससे बनी है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मैंने आपको बता दिया। फोर्स का जो फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन है। अब डाइन और पाउंडल क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसकी जो यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड है, अगर मैं केजी को ले लूं ग्राम्स में, ठीक है, मीटर को ले लूं मैं सेंटीमीटर में, और सेकंड स्क्वायर को मैं ऐसे ही रहने दूं, तो इसको मैं कहती हूं कि ये जो फोर्स है वो है डाइन, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे कि 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो आप कैलकुलेट आराम से कर सकते हो। 1 न्यूटन जो है वो किसके बराबर होता है, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी के बराबर होता है। पर सेकंड स्क्वायर को मैं सेकंड -2 भी लिख सकती हूं, या फिर ऐसे भी लिख सकती हूं, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिखा मतलब सेकंड नीचे है, अगर सेकंड को ऊपर लेके आना है तो इसकी जो पावर है उस पे माइनस लग जाएगा। ये कॉमन मैथ्स है जो आपका 8th-9th क्लासेस में होता है, ठीक है। तो 1 केजी को मैं कन्वर्ट करूंगी ग्राम में, तो 1 केजी इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। ऐसे ही 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और सेकंड इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन्स हो गए। डाइन्स मैंने बोला आपको, डाइन्स क्या है आपका, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन्स होता है। ऐसे ही जो पाउंडल है उसमें हम जो आपका मास है वो हम ग्राम की बजाय लेते हैं पाउंड्स में, और जो डिस्टेंस है वहां पे हम लेते हैं फुट, ठीक है। बाकी सेकंड स्क्वायर एज इट इज रहता है, तो वो हो जाता है पाउंडल, ओके। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन ऐसे आपको पूछा नहीं जाता, पर फिर भी थोड़ा सा बता देती हूं कि फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को मैं लेती हूं डायमेंशन कैपिटल M, एक्सेलरेशन होती है आपकी वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी को मैं लेती हूं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और ये हो गया टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है, लेंथ, मतलब कैपिटल L, तो M आ गया, L आ गया। टाइम का क्योंकि 2 बार है यहाँ पे टाइम, तो आपका जो टाइम हो जाएगा वो T-2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगी इसकी डायमेंशन। आप ऐसे किसी भी यूनिट की डायमेंशन निकाल सकते हो अगर आपको पता है कि उसका क्या फॉर्मूला है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं फोर्सेस की टाइप्स की। जैसे एक टाइप की फोर्स होती है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरी होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। मान लो एक बॉक्स है, आपने यहां से
5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करी और किसी ने यहां से 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दी, तो क्या ये बॉक्स मूव करेगा? नो, इट विल नॉट मूव। क्यों? क्योंकि यहां से भी मैं 5 न्यूटन फोर्स दे रही हूं और यहां से भी 5 न्यूटन फोर्स दे रही हूं, तो ये फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस कभी भी मोशन क्रिएट नहीं करेगा, कभी भी एक बॉडी को अपनी जगह से नहीं हिलाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि इस बॉक्स के ऊपर एक तरफ से 5 न्यूटन फोर्स दूं और दूसरी तरफ से 10 न्यूटन फोर्स दूं, तो कौन सी फोर्स ज्यादा है? 10 न्यूटन वाली। इसीलिए जो बॉक्स है वो इस तरफ मूव कर जाएगा, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा। दैट मीन्स जब भी मैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाई करूंगी तो उसकी वजह से मोशन होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो बैलेंस फोर्सेस क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड था, ये 5 न्यूटन था, तो दोनों तरफ से इक्वल है। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या है? अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसकी वजह से मोशन नहीं होती है और इसकी वजह से मोशन होती है। वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर लेता है। ठीक है, अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। पहले रेस्ट पे है तो मोशन में आ जाएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं बैलेंस्ड फोर्सेस के, जो आपको पेपर में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आपको ज्यादातर एप्लीकेशन पोर्शन पूछा जाता है। आपने उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है? आपने बस ये देखनी है कि कौन सी चीज रेस्ट पे है। जो भी चीज रेस्ट पे है दैट मीन्स उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लग रही है, और जो भी चीज मोशन में है दैट मीन्स उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है। तो आप एग्जांपल्स आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, पानी है, पानी के ऊपर कोई जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगा रही है और वो ऑब्जेक्ट भी पानी के ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो इसीलिए फोर्स क्या है? बैलेंस्ड। तो ये बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही जैसे टग ऑफ वॉर गेम होती है, अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स, मतलब जो बंदे खींच रहे होते हैं यहां से ऑपोजिट साइड से, तो अगर दोनों में इक्वल फोर्सेस लग रही है, बैलेंस्ड है, तो कोई भी साइड नहीं जीतेगी टग ऑफ वॉर में। जैसे ही एक तरफ की फोर्स थोड़ी सी ज्यादा हुई तो वो वाली साइड जीत जाएगी। तो दैट मीन्स जब कोई भी साइड नहीं जीत रही तो उस टाइम पे बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। तो आपने ये एग्जाम्पल्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेना है। ओके, जैसे डूइंग अ हेड स्टैंड और हैंड स्टैंड और हेड स्टैंड विदाउट फॉलिंग। जो लोग हैं हेड स्टैंड करते हैं, मतलब हाथ पे खड़ते हैं और अपने सिर के बल भी खड़ जाते हैं धरती पे, तो वो इस वजह से खड़ पाते हैं क्योंकि धरती भी उनके ऊपर सेम फोर्स अप्लाई कर रही है और वो भी उनके ऊपर सेम फोर्स ही अप्लाई कर रहे हैं। इसी वजह से वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहते हैं। ठीक है, और वो गिरते नहीं हैं क्योंकि दोनों तरफ से जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड हैं। ओके, ऐसे ही जो प्लैनेट्स हैं वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमी जा रही है। ठीक है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमी जा रही है। एक फिक्स्ड ऑर्बिट में इसलिए घूम रही है क्योंकि जितनी फोर्स यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है उतनी ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। अगर ये वाली फोर्स ज्यादा हो जाए तो ये जो बॉडी है वो स्पाइरल मूव करके इस सेंटर के अंदर ही धंस जाएगा, लेकिन ये कभी धंसता नहीं है। जो सैटेलाइट्स हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही मूव करती रहती हैं। इसका मतलब उनके ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, कोई भी, मैंने बोला कोई भी चीज रेस्ट पे होगी तो आप उसको बैलेंस्ड फोर्स लोगे। ठीक है, ऐसे ही कोई व्हीकल जो सेम स्पीड से जा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर कोई आपने फोर्स नहीं लगाई। फोर्स जैसे कि आपने कोई एक्सेलरेशन और डिसेलरेट नहीं किया ताकि वो या तो और तेजी से मूव करने लग जाए या फिर स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो इस टाइम पे भी मैं बोलूंगी कि ये बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस से हमेशा उसकी मोशन में चेंज आएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे जो व्हीकल है वो तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, वो तो हमेशा ही मोशन में है, तो इसके ऊपर ये बैलेंस्ड कैसे हो गया? वो उसी मोशन में तब तक रहेगा जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। ठीक है, अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हो तो आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलते रहोगे जब तक आप एक्सेलरेटर नहीं दबाओगे। तो मतलब आपने फोर्स लगाई उस बॉडी को और तेज मूव करवाने के लिए। ठीक है, ओके, कोई भी चीज दीवार पे टंगी हुई है वो रेस्ट में है तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, सॉरी बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। कोई भी जैकेट जो है वो हुक पे टंगी हुई है, मतलब वो रेस्ट पे है, तो उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लग रही है, तभी वो नीचे नहीं गिर रही है। ठीक है, अनबैलेंस्ड में हम आ जाएंगे कि कोई भी ऐसी चीज जो मोशन में आ गई है। ठीक है, कांस्टेंट मोशन नहीं देखनी हमने, जो एकदम से मोशन में आ गई है। फॉर एग्जाम्पल, पानी के अंदर वो जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर गया। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की जो फोर्स है नीचे की तरफ को वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो पानी ऊपर को फोर्स लगाता है। ठीक है,
ऐसे ही टग ऑफ वॉर में अगर एक साइड जीत जाए तो दैट मीन्स उस साइड की जो फोर्स है वो ज्यादा है, तभी वो टग ऑफ वॉर जीती है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस होगी। राइडिंग अ स्केट बोर्ड, जब आप स्केट बोर्ड पे राइड करते हो उस टाइम पे आप फोर्स लगाते हो कि वो स्केट बोर्ड आगे को चले, ठीक है, तो दैट मीन्स अनबैलेंस्ड फोर्स है। अगर आप बैलेंस्ड फोर्स लगाओगे तो वो स्केट बोर्ड अपनी जगह पे ही खड़ा रहेगा। ओके, ऐसे ही अगर एक पेड़ पे एक फ्रूट है, वो उस टाइम तक अपनी जगह पे ही रहता है जब तक उसका जो नीचे की टूवर्ड्स फोर्स है वो ज्यादा नहीं हो जाती। जैसे ही फ्रूट्स राइपन अप हो जाते हैं तो उनका मास इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से उनकी जो नीचे लगने वाली फोर्स है वो ज्यादा हो जाती है, अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पे वैसे ग्रेविटी भी रोल प्ले करती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये नीचे गिरता है। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो अनबैलेंस्ड होगी, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये भी अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोई ट्रेन मूव कर रही है स्टॉप होने से पहले, तो वो डिसलरेट हो रही है, मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो इसीलिए वो भी अनबैलेंस्ड फोर्स है। ओके, अगर ऐसे ही आप इन सारे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप में जो एंटी की जो टेस्ट सीरीज है उसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज मिलेंगे, ज्योग्राफी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और आपको पेपर क्लियर करने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आज हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो है मोशन, ठीक है, कितने टाइप्स की मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, वो सारी हमने कवर कर लिया। और एक हमने फोर्स कवर कर लिया है। ठीक है, फोर्स की मैंने आपको SI यूनिट होती है और उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक हमने SI यूनिट्स भी कवर कर लिए हैं, वो आपने याद रखनी है। तो आज हम इतने ही टॉपिक्स करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ आऊँगी ग्रेविटेशन, जो भी हमारे मतलब जो नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स हैं, जैसे ग्रेविटेशन हो गया, वर्क, एनर्जी, पावर हो गया, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।